गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि जो कि आप पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या योग, अर्थात दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि में केवल दो वर्णों का ही मेल होता है, अर्थात दो अक्षरों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में दोनों पदों में स्वर ही होते हैं, अर्थात पहला पद यहाँ पे स्वर रहेगा और दूसरे पद में भी स्वर ही रहेगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ेऊ की मात्रा और रे ऋषिका। तो जो दीर्घ स्वर है उसमें 3 मात्राएं हमें मुख्य रूप से याद रखना है: आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, और साथ में रे ऋषिका। तो अब इसमें से हम सबसे पहले दीर्घ संधि के एक एक करके हम उदाहरण को समझेंगे। सबसे पहले हम अ लेंगे। तो अ और अ, अर्थात पहले पद में भी अ हो और दूसरे पद में भी अ, उसको मिला के बनेगा आ। आ का अर्थ है इसमें आ की मात्रा लगेगी। जैसे देह धन अंतः। देह ह में अ मिला हुआ है, क्योंकि जब भी किसी व्यंजन में हम स्वर मिलाते हैं तो वह व्यंजन पूर्ण बन जाता है। अब देह में ह में अ मिला हुआ है और दूसरे पद में भी अ है, अर्थात पहला पद और दूसरा पद दोनों में स्वर है। संस्कृत में पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें दोनों जगह क्या है? स्वर है। ह में अ मिला हुआ है, ये स्वर है, और यहाँ पर अ ये स्वर है। तो दोनों को मिलके बन जाएगा देहांत, अर्थात ह में आ की मात्रा लग जाएगी। तो जिसमें भी आ की मात्रा है, चाहे वो अ या अ से मिलकर बने, चाहे वो अ आ से मिलकर बने, बनता आ ही है। तो ये पहला उदाहरण है देहांत आ। दूसरा उदाहरण है अ और आ, अर्थात पहले पद में अ और दूसरे पद में आ, इन दोनों को मिलाकर भी बनेगा आ, अर्थात आ की मात्रा लगेगी। उदाहरण शिव धन आलयः। शिव जैसा कि यहाँ पे मिला था वैसे व में भी अ मिला हुआ है, अर्थात पहले पद में अ और दूसरे पद में आ। अब इन दोनों को मिलाकर भी हमारा बनेगा आ ही। जैसे शिव धन आलय, ये हो जाएगा हमारा शिवालय, अर्थात ये आ की मात्रा। तो आ की मात्रा में जो अ है दोनों तरफ अ ही रहेगा, चाहे पहले अ हो चाहे आ हो, इनको मिलाकर बनेगी हमारी दीर्घ संधि। तीसरा उदाहरण है पहले पद में आ और दूसरे पद में अ, इनको मिलाकर भी आ बनेगा, आ अर्थात आ की मात्रा। उदाहरण विद्या धन अर्थी। अब विद्या इसमें आ मिला हुआ है, आ की मात्रा, अर्थात इसमें आ मिला हुआ है और दूसरे पद में है अ, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा बनेगा आ, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी। चौथा उदाहरण है आ और आ बराबर हमारा बनेगा आ अर्थात आ की मात्रा। उदाहरण दया धन आनंदः। दया में यहाँ पर भी आ है और आनंद में यहाँ पर भी आ है, तो आ और आ मिलाकर हमारा यहाँ पर आ बनेगा। अर्थात दीर्घ संधि में पहले पद में अ या आ हो और दूसरे पद में भी अ या आ हो, चाहे दोनों तरफ बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों को मिलाकर बनेगा आ। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? दीर्घ संधि। तो ये बड़ा शब्द जहाँ पर आ गया तो बड़े शब्द में आ ही रहेगा। अब इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि अ या आ होने पर हमारी दीर्घ संधि होगी। दूसरा उदाहरण है हमारा ई अर्थात छोटी और बड़ी को मिलाकर हमारी बड़ी बनेगी, अर्थात बड़ी की मात्रा। तो पहले पद में उदाहरण के तौर पर रवि धन इंद्र। रवि में व में छोटी की मात्रा है, अर्थात इसमें ई है। दूसरे पद में इंद्र ई है, अर्थात ये भी ई है। तो छोटी छोटी मिलाकर हमारी यहाँ पर बन जाएगी बड़ी। तो ये मात्रा कौन से लग जाएगी यहाँ पर? बड़ी की। दूसरा उदाहरण है छोटी और बड़ी।
छोटी बड़ी मिलाकर भी बड़ी ही बनेगी। उदाहरण के लिए गिरि धन ईशः, अर्थात पहले पद में र में छोटी की मात्रा तो छोटी, दूसरे पद में ईशः बड़ी, इन दोनों को मिलाकर भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगी। तो मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ी की। तीसरा उदाहरण है बड़ी और छोटी, तो बड़ी और छोटी भी मिलकर बड़ी ही बनेगी, अर्थात मात्रा लगेगी बड़ी की। उदाहरण के लिए मही धन इंद्रः, अब मही में ह में बड़ी की मात्रा है, अर्थात पहले पद में ई है बड़ी और दूसरे पद में इंद्र छोटी, तो इन दोनों को मिलाकर भी क्या बनेगा, बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मात्रा हमारी लग जाएगी बड़ी की। चौथा उदाहरण है बड़ी और बड़ी ही, दोनों को मिलाकर भी ई कौन सी बनेगी, हमारी बड़ी बनेगी, मात्रा लगेगी बड़ी की। उदाहरण के लिए जानकी धन ईशः, तो जानकी में क में बड़ी की मात्रा अर्थात बड़ी मिली हुई है और यहाँ पे ईशः ये भी बड़ी है, तो ये हमारा बन जाएगा शब्द जानकीशः। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो जिस शब्द में बड़ी की मात्रा लगी होगी वह हमारी कौन सी कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। तो इसमें भी पहले पद में चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, दूसरे पद में भी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे दोनों बड़ी हो चाहे दोनों छोटी ही हो, दोनों को मिलाकर मात्रा हमारी कौन से बनेगी, बड़ी की। इसके बाद सेम उदाहरण हमारा नेक्स्ट है ऊ का, तो ऊ इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा। उदाहरण के लिए भानु धन उदयः, अब इसमें भानु में छोटे ऊ की मात्रा है अर्थात छोटा ऊ है और यहाँ पे उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, भानुदयः। दूसरा उदाहरण है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलाकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा, मात्रा बड़े ऊ की लगेगी। उदाहरण के लिए लघु धन ऊर्मी, लघु में घ में छोटे ऊ की मात्रा अर्थात छोटा ऊ है और ऊर्मी में बड़ा ऊ है, इन दोनों को मिलाकर भी हमारा क्या बन गया, बड़ा ऊ, तो ये मात्रा लग गई हमारी घ में बड़े ऊ की। तीसरा उदाहरण है पहले बड़ा ऊ और फिर छोटा ऊ, लेकिन दोनों को मिलाकर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, मात्रा लगेगी बड़े ऊ की। उदाहरण के लिए भू धन उन्नति ही, भ में बड़े ऊ की मात्रा अर्थात पहले पद में बड़ा ऊ और दूसरे पद में छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर मात्रा लगेगी बड़े ऊ की ही लगेगी। तीसरा उदाहरण है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा अर्थात मात्रा बड़े ऊ की लगेगी। यहाँ पर भू धन ऊसरः, तो दोनों जगह बड़ा ऊ है, तो दोनों को मिलाकर मात्रा कौन सी लगेगी, बड़े ऊ की ही लगेगी। दीर्घ संधि में विशेष ध्यान रखने की बातें हैं कि एक समान स्वर होते हैं, चाहे अ हो चाहे ई हो और चाहे ऊ हो। अ के साथ अ या आ ही रहेगा, ई के साथ ई या ई रहेगा और ऊ के साथ ऊ या ऊ ही रहेगा, अर्थात दोनों पदों में समान स्वर ही रहेंगे, वो हमारी कहलाएगी दीर्घ संधि। इसके अतिरिक्त इसमें री ऋषि का भी रहता है, दोनों पदों में अगर री ऋषि का है तो उसको मिलाकर भी री ऋषि का बनेगा, अर्थात उसकी ऋण लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे पितृ धन ऋणम, पितृ में ता में ऋण है अर्थात री ऋषि का है और ऋणम में री ऋषि का है, तो दोनों को मिला के हमारा यहाँ पर बन जाएगा री ऋषि का। तो ये इस तरह से इसको हम डबल करके ये मात्रा री ऋषि की लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत स्वर संधि के अंतर्गत दूसरा है यण संधि। यण संधि में पहले पद में छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि का, ये तीन चीजें होती हैं। तो ई के साथ अगर अ मिलेगा तो उसका बनेगा य, ई के साथ अगर आ मिलेगा तो य में लग जाएगी आ की मात्रा, अर्थात ई के छोटी ई के साथ में यहाँ पर जो भी स्वर रहेगा वह मात्रा य में लग जाएगी। ई के साथ ए मिलेगा तो ये बन जाएगा, ई के साथ उ मिलेगा तो यू बन जाएगा, अर्थात य में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। अब हमको यण संधि में तीन चीजें मुख्य रूप से याद रखना है, ए की मात्रा और यहाँ पर ई के साथ ए है तो ये की मात्रा, अर्थात ई के साथ अगर यहाँ पे जो भी स्वर मिलेगा तो बनेगा य और ऊ के साथ अगर कोई भी स्वर मिलेगा तो बनेगा व और री ऋषि के साथ अगर कोई स्वर मिलेगा तो बनेगा र। अब हम एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे। इति धन अलम,
अब इति में त में छोटी की मात्रा है, उदाहरण के अनुसार पहले पद में छोटी ई और दूसरे पद में अ। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा बन जाएगा य। अब इसमें से हमने अगर छोटी की मात्रा हटा दी है तो यहाँ पर हमारा त कैसा बचेगा, आधा, क्योंकि इसमें से हम स्वर निकाल देंगे तो ये त आधा बचेगा। और ई और अ को मिला के चूंकि हमारा य बना है तो इसलिए ई के बाद आएगा आधा त और उसके बाद यहाँ से यह अ हट जाएगा तो दोनों को मिला के जो यह बनेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्यलम। यण संधि में जो भी यहाँ पर जो भी अक्षर रहेगा उसमें से जब हम स्वर को निकाल देंगे तो वो हमेशा आधा बचता है, तो यण संधि में आधे अक्षर के साथ में हमेशा य रहेगा। दूसरा उदाहरण है इति धन आचारः। अब नियम के अनुसार पहले पद में छोटी और दूसरे पद में आ, तो ई के साथ आ मिलेगा तो य में लग जाएगी आ की मात्रा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा अत्याचारः। नियम वही रहेगा, यहाँ से हम स्वर को निकाल देंगे तो यह त हमारा आधा बचेगा और चूंकि आधा त बचने के बाद यहाँ पर आ है तो मात्रा य में आके लग जाएगी, तो यह हो जाएगा अत्याचारः। तीसरा उदाहरण है ई के साथ में अगर ए मिलता है तो इन दोनों को मिलाकर ई और ए को मिलाकर बनेगा य और य में मात्रा लगेगी ए की। नियम के अनुसार इसमें से ई हटा देंगे तो ये भी त आधा बचेगा और ए हटा देंगे तो यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ य में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्येकः, य में ए की मात्रा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले पद में ई होना चाहिए और दूसरे पद में जो भी स्वर रहेगा उसका बनेगा य, लेकिन मात्रा वही लगेगी जो यहाँ पर हमारा स्वर रहेगा। अब उ के साथ में ई के साथ में अगर हमने उ जोड़ दिया है तो उसका बनेगा यू, अर्थात य में छोटे उ की मात्रा। उदाहरण नास्ति धन उद्यमः। नियम के अनुसार पहले पद में ई और दूसरे पद में उ है, तो यहाँ पर भी हम इसमें से ये स्वर को हटा देंगे तो त बचेगा आधा और यहाँ पर उ है इसलिए य में मात्रा लग जाएगी उ की, तो ये हमारा हो जाएगा नास्त्युद्यमः, नास्त्युद्यमः। अब इसका ई के साथ में अगर कोई भी स्वर मिलेगा तो य बनेगा, य में मात्रा वही लगेगी जो यहाँ पर स्वर रहेगा। दूसरा उदाहरण है उ के साथ में हम स्वर को मिलाएंगे, तो उ के साथ में अगर अ मिलेगा तो उसका बनेगा व, यानी पहले पद में अगर उ है और उसके साथ अगर कोई भी स्वर मिलता है तो उसका बनेगा व। जैसे सुधन अस्ति। अब यहाँ पर नियम के अनुसार पहले पद में स में छोटियों की मात्रा अर्थात उ और यहाँ पे अ। अब इसमें से भी हम स में से उ को निकाल देंगे तो यह स कैसा बचेगा हमारा आधा। अब ये आधा अक्षर चूंकि अब इसके पहले कोई वर्ण नहीं है तो इसलिए हम इसको सर्वप्रथम आधा सा रखेंगे और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर हमारा बना है व, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा व, तो ये हो जाएगा स्वस्ति। दूसरा उदाहरण उ और आ। अब पहले पद में उ, सु में उ मिला हुआ है और यहाँ पर है हमारा आ, तो उ और आ को मिला के हमारा बनेगा वा। अब इसमें से भी अगर हम ये छोटा उ निकाल देते हैं अर्थात स्वर को हटा देते हैं तो स बचेगा आधा। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना है वा, तो आधे स के बाद हमारा आ जाएगा वा, तो ये हो जाएगा स्वागतम। दूसरा उदाहरण है एक और उ के साथ ए मिला तो ए से मात्रा बनती है ए की, तो यहाँ पे भी व में ए की मात्रा आ गई। पठतु धन एकः। पठतु में त में छोटी उ की मात्रा है नियम के अनुसार और दूसरे पद में ए है तो व में मात्रा कौन से लग जाएगी ए की। अब इसमें से भी हमने ये स्वर निकाल दिया है तो ये त कैसा बचेगा हमारा आधा। अब यहाँ पे ये ए है तो व में मात्रा ए की लगेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पठवेकः, पठत्वेकः। यण संधि में मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि उ के साथ अगर कोई स्वर मिलता है तो उसका बनेगा व, और यण संधि में जो य या व बनता है उसके पहले आधा अक्षर होना जरूरी होता है, यह यण संधि की पहचान होती है। इसके बाद इसका उदाहरण एक और है, इसमें रि ऋषि का। तो रि ऋषि में जब हम अ मिला देते हैं तो रि ऋषि का और अ मिला के हमारा बनेगा र। उदाहरण के लिए पितृधन अनुनयः। अब पितृ में त में ऋ लगी है अर्थात ये रि ऋषि का है,
तो इसके साथ में हमने अ मिला दिया तो ये हमारा बन गया दोनों को मिला के र। अब र बनने के बाद जब हम इसको मिलाएंगे तो इसके भी यहाँ पर ऋ ही लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पितृनु नयन। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है कि ऋ ऋषि का जब मिलेगा तो उसकी ऋ ही लगती है। अब ऋ के साथ हम आ मिला देंगे, इसका बनेगा र। अब चूंकि आ है तो इसलिए मात्रा कौन से लग जाएगी, र में आ की मात्रा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा पितृधन आदेश। पितृ में त में ऋ है, मतलब इसमें ऋ ऋषि का है, और यहाँ पर आ है, इन दोनों को मिला के हमारा बना है र। अब चूंकि त यहाँ पे बचेगा आधा, अब त में हम र मिला देंगे तो उसका बन जाएगा त्रिशूल का, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा पित्रादेश। त्र में आ की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पर र में आ की मात्रा है। इसी तरह से ऋ ऋषि में बड़ी मिलेगी तो मात्रा बनेगी बड़ी की। उदाहरण के लिए कर्तृ धन ई, अब इसमें भी नियम हमारा वही आएगा, त में ऋ है मतलब ऋ ऋषि का है। अब शब्द हमारा कर्त्र है, ऊपर यहाँ पर रेफ है, वह रेफ जैसे कि वैसी रहेगी। अब इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा री। अब नियम के अनुसार त और र मिला के हमारा बनता है त्रिशूल का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्त्री, बड़ी की मात्रा और उसके ऊपर रेफ, तो यहाँ पर है इसलिए वहां पर भी आ जाएगी। अब यण संधि में ई और उ और इसके बाद ऋ ऋषि का और इसके बाद एक और होता है र। ये एक ही वर्ण होता है ल में ऋ अर्थात र। जब इसके साथ आ को मिलाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा ला। र धन आकृति ही, ये बराबर हो जाएगा लाकृति ही। जब हम इसमें र में आ मिलाते हैं तो ला बनेगा, इसमें से ये ऋ हट जाती है, और यहाँ पर भी र धन आकृति है, ल में ऋ है, यहाँ पर आ है, इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा ला। तो ये ल चूंकि अब यहाँ से हमने ऋ ऋषि की ऋ हटा दिए तो ये बचेगा ल आधा, इसमें हमारा मिल जाएगा आ, तो ये बराबर बन जाएगा हमारा लाकृति ही, अर्थात यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी। तो यण संधि में आपको मुख्य रूप से 4 चीजें याद रखनी है। ई के साथ मिलेगा तो य, उ के साथ मिलेगा तो ब, ऋ ऋषि के साथ में मिलेगा तो र, और र के साथ मिलेगा अ, तो उसका बन जाएगा ला। तीसरा है गुण संधि। गुण संधि में 3 चीजें याद रखनी है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और साथ में अल। अल ये चौथा प्रकार हो गया। तो गुण संधि में मात्राएं केवल 2 ही होती हैं, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। अब ए की मात्रा हमारी कैसे बनेगी, तो अ इसमें पहले पद में अ या आ रहेगा सिर्फ, और दूसरे पद में सिर्फ ई या ई, अर्थात पहले पद में अ या आ और दूसरे पद में छोटी या बड़ी, दोनों को मिलाकर बनेगा ए अर्थात ए की मात्रा। अब एक एक करके हम उदाहरण पढ़ेंगे। पहला है सुर धन इंद्र। सुर र में अ मिला हुआ है मतलब अ, और दूसरे पद में है ई, तो नियम के अनुसार पहले पद में अ और दूसरे पद में ई है, तो दोनों को मिला के बनेगा ए। तो मात्रा कौन सी लगेगी, ए की, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, ई के साथ अ के साथ अगर छोटी बड़ी दोनों में से कोई भी मिलेगी तो ए बनेगा। दूसरा उदाहरण है हमारा गण धन ईश, अर्थात पहले पद में अ और दूसरे पद में बड़ी, बड़ी होने पर भी मात्रा एक ही लगेगी, तो ये बराबर हो जाएगा गणेश। मात्रा हमारी कौन सी लगी, एक ही। ण में अ मिला हुआ है और अ और ई मिला के बनेगा ए, तो ये हो जाएगा गणेश। अगला उदाहरण है पहले पद में है आ और दूसरे पद में है ई। उदाहरण के अनुसार पहले पद में आ और दूसरे पद में ई, पर इन दोनों को मिलाकर भी मात्रा हमारी कौन सी बनेगी, एक ही, तो ये हो जाएगा रमाधन इंद्र रमेंद्र। तो चाहे आ हो चाहे अ हो और उसके साथ अगर ई मिलता है तो मात्रा हमेशा एक ही बनेगी। अगला उदाहरण है पहले पद में आ और दूसरे पद में ई, अर्थात यहाँ पर महाधन ईश, आ है और बड़ी है, लेकिन आ होने पर भी और बड़ी होने पर भी मात्रा कौन सी बनेगी, एक ही बनेगी, तो ये हो जाएगा महाधन ईश महेश। तो मुख्य चीज क्या याद रखनी है हमें
कि अ या आ के साथ बड़ी या छोटी कोई भी मिलती है तो उसका ए ही बनेगा, मात्रा केवल ए की लगेगी। दूसरा उदाहरण है हमारा, अ या आ के साथ में अगर उ या उ मिलता है, उ मतलब चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, मात्रा कौन सी बनेगी? ओ की। अब हम एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे पर धन उपकार, तो पर र में अ मिला हुआ है, मतलब पहले पद में अ है और दूसरे पद में उ है, तो नियम के अनुसार अ और उ ये मिलाकर मात्रा हमारी बनेगी ओ की। तो ये मात्रा हमारी हो जाएगी परोपकार, र में ओ की मात्रा आ जाएगी। तो उ मिलेगा तो बनेगा ओ। अब इसी तरह से अ के साथ में अगर बड़ा उ मिलता है तो भी मात्रा हमारी कौन सी बनेगी? ओ की ही बनेगी। शीत धन उष्ण, अब यहाँ पर शीत धन उष्ण, तो अ और ये बड़ा उ ये दोनों मिलाकर भी हमारा क्या बनेगा? मात्रा बनेगी ओ की, क्योंकि नियम क्या है कि पहले पद में अ या आ होना चाहिए और दूसरे पद में उ या बड़ा उ कोई भी होना चाहिए। तो शीत धन उष्ण, तो ये बराबर हो जाएगा शीतोष्ण। तीसरा उदाहरण है हमारा महाधन उत्सव, तो आ की मात्रा के साथ में नियम के अनुसार आ की मात्रा के साथ में अगर उ है, अर्थात आ के साथ अगर उ है तो भी हमारी मात्रा कौन सी बनेगी? ओ की ही बनेगी। तो महा में आ और यहाँ पर उ, इन दोनों को मिला के हमारा बन गया ओ, तो ये हो गया हमारा महोत्सव। अगला उदाहरण है, पहले पद में आ और दूसरे पद में बड़ा उ और मात्रा कौन सी बनेगी? ओ की। तो चाहे आ हो चाहे बड़ा उ हो कोई भी हो, लेकिन इससे मात्रा कौन सी बनेगी? हमेशा ओ की ही बनेगी। तो गंगा धन ऊर्मी, तो ये हो जाएगा हमारा गंगोर्मी। ये जो नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं संधि के, ये संस्कृत के साथ साथ यही नियम हमारे हिंदी में भी जैसे के वैसे लागू होते हैं। आप अच्छे से माइंड फिट कर लीजिए कि अ के साथ ई मिलेगा तो यह बनेगा और अ के साथ अगर उ मिलेगा तो ओ बनेगा। फिर चाहे वो बड़ा हो चाहे बड़ा उ हो, दोनों में से कोई भी मिलेगा तो बनेगा ओ ही। इसके बाद गुण संधि में दो चीजें और होती हैं, वो है अर और अल। अ के साथ में अगर री ऋषि का मिलता है तो उससे बनेगा अर। अर बनने का मतलब ये जो र है ये आधा बनेगा और आधा बनेगा तो उसके लगेगी रेफ। अब जैसे उदाहरण के लिए राज धन ऋषि ही, अब ज में क्या मिला हुआ है? अ, तो नियम के अनुसार यहाँ पे अ आ गया और यहाँ पे है री ऋषि का, तो इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा अर। अब इसमें से हम अ निकाल देते हैं तो ये ज कैसा बचेगा? हमारा आधा। अब ये ज आधा बचेगा तो इसमें हम ये जो अ है अर वाला, ये अ हम इसे मिला देंगे तो ये पुनः ज हमारा पूरा बन जाएगा। और इसके बाद ये जो र है आधा, इसकी यहाँ पर लग जाएगी रेफ। रेफ जो ऊपर लगती है उसको रेफ कहते हैं, तो आधे र के लग जाएगी रेफ। दूसरे उदाहरण में पहले पद में बड़ा अर्थात आ और दूसरे पद में री ऋषि का, तो इन दोनों को मिलाकर भी हमारा अर ही बनेगा। नियम हमारा सेम रहेगा, आ के साथ में री ऋषि का भी मिलेगा तो भी यहाँ से अगर हम आ हटा देंगे तो ह बचेगा आधा। अब उसमें हम ये अ मिला देंगे तो ये बन जाएगा पूरा और अ मिला के यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा महर्षि। ये र की आधे र की क्या लग जाएगी? रेफ। संस्कृत में इसमें एक चीज और होती है, अ के साथ या आ के साथ भी अगर र मिलता है तो उसका बनता है अल। उदाहरण के लिए तव धन ऋकार, व में अ मिला हुआ है तो अ और यहाँ पे है र, तो इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा अल। नियम के अनुसार ये अ हमारा ये जो आधा बचेगा इसमें मिल जाएगा तो ये हमारा पूरा बन जाएगा यहाँ पर तवल कारः। इसका केवल आधा ल शेष बचता है तो इसमें हम आधा ल लगा देंगे, तो ये हमारी यण संधि। कल हमने 3 संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसमें पहले पद में अ या आ और दूसरे पद में ए या ओ या औ। तो अगर अ के साथ ए या ऐ मिलता है तो बनेगा ऐ अर्थात ऐ की मात्रा, और अगर अ के साथ ओ मिलता है
तो बनेगा औ, अर्थात औ की मात्रा। वृद्धि संधि में दो ही मात्राएं होती हैं, एक होती है ऐ की मात्रा और एक होती है औ की मात्रा। जब अ या आ के साथ ए या ऐ मिलेगा तो ऐ की मात्रा बनेगी, और जब अ या आ के साथ ओ या औ मिलेगा तो मात्रा औ की बनेगी। बस ये दो ही मात्राएं हमें वृद्धि संधि में ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे अत्र धन एव। अब अत्र त्र में अ मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर अ और यहाँ पर है ए। तो ये अ और ये ए, ये दोनों मिला के हमारा बन गया ऐ। तो ये त्र में कौन सी मात्रा आ जाएगी? ऐ की मात्रा। तो ये यहाँ पर जितने भी ये व्यंजन रहते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ रहता है, तो उसको हम निकाल कर और अ के साथ में या आ के साथ में यहाँ पर हम ये स्वरों को जोड़ देते हैं। दूसरा उदाहरण है सदा धन एव। सदा आ है, मतलब इसमें आ मिला हुआ है, तो आ के साथ अगर ए मिलेगा तो भी हमारी मात्रा कौन सी बनेगी? ऐ की मात्रा। चाहे यहाँ पर बड़ा हो चाहे छोटा हो, मात्रा हमेशा ऐ की ही बनेगी। तो ये हो जाएगा सदैव ऐ। तीसरा उदाहरण है अ के साथ में अगर ऐ मिलता है, तो यहाँ पर व में अ मिला हुआ है, तो अ के साथ में हमारा यहाँ पर मिल रहा है ऐ, तो मात्रा कौन सी बनेगी हमारी? ऐ की मात्रा। तो ये हो जाएगा दैवेश्वरम। ये हो जाएगा अत्रैव, ये हो जाएगा सदैव, ये हो जाएगा दैवे। ये भी ऐ की मात्रा, ये भी ऐ की मात्रा और ये भी ऐ की मात्रा। तो चाहे बड़ा हो छोटा हो, मात्रा हमेशा ऐ की ही बनेगी। अगला उदाहरण है महाधन ऐश्वर्यम। यहाँ पर हा, मतलब यहाँ पे आ मिला हुआ है और यहाँ पर है ऐ। ये दोनों ही दीर्घ है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? ऐ की मात्रा ही बनेगी। तो ये हो जाएगा महेश्वर्यम। ये एक प्रकार। इसी में दूसरा प्रकार है हमारा अ के साथ अगर ओ मिलता है तो मात्रा कौन सी बनेगी? औ की मात्रा। यहाँ पर उदाहरण देखिए, दंत में त में अ मिला हुआ है और यहाँ पर है ओष्ठम में ओ। तो ये अ और ओ मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा? औ, अर्थात मात्रा कौन सी लगेगी? औ की मात्रा। तो ये हो जाएगा दंत औष्ठम, अर्थात पहले पद में अ या आ और दूसरे पद में ए या ओ। तो ओ के साथ मिलेगा तो हमेशा औ बनेगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगला उदाहरण है महाधन ओजस्वी। अब आ के साथ में ओ मिल रहा है, लेकिन मात्रा कौन सी बनेगी? औ की। तो ये क्या हो जाएगा? महाधन ओजस्वी। आ और ओ मिला के बन जाएगा औ। तो ये हो जाएगा महोजस्वी, अर्थात महान ओजस्वी। अगला उदाहरण है, अब अ के साथ में हमने क्या जोड़ दिया है? औ। राम धन औदार्यम। तो ये राम में म में अ मिला हुआ है, इसलिए अ, और यहाँ पे औदार्यम ये है औ। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर औ बन जाएगा, अर्थात औ की मात्रा लग जाएगी। तो ये हो जाएगा रामोदार्यम। अगला उदाहरण है महाधन औदार्यम। महा में इसमें आ है और इसमें औ है, इन दोनों को मिलाकर भी हमारा औ बनेगा, अर्थात औ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा? महौदार्यम। तो यहाँ पर ये हमें औ की मात्रा लग गई। अब वृद्धि संधि में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, वो है कौन कौन सी? ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। ऐ की मात्रा कब बनेगी? जब अ या आ के साथ ए या ऐ मिलेगा तब ऐ की मात्रा बनेगी, और अ या आ के साथ ओ या औ मिलेगा तो मात्रा औ की बनेगी। बस ये दो ही मात्राएं वृद्धि संधि में होती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में पहले पद में ए या ओ रहेगा और दूसरे पद में अ रहेगा। तो यहाँ पर अ होना अनिवार्य है और यहाँ पर सिर्फ ए या ओ, अर्थात ए की मात्रा और ओ की मात्रा, बस ये दो ही चीज़ें होती हैं पूर्व रूप संधि में। उदाहरण देखिए, हरे धन औ। हरे र में ए की मात्रा मतलब ए है और यहाँ पर है अ। यहाँ पर अ होना आवश्यक है क्योंकि ये जो ए की मात्रा है इसमें पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो दूसरा अ रहता है इसका बन जाता है अवग्रह चिन्ह। क्या बन जाएगा ये? अवग्रह चिन्ह। इसका अर्थ भी अ ही होता है। जब हम अ को हटा देते हैं तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। दूसरा उदाहरण है ओ का। ओ के साथ में अगर अ है तो भी ये जो अ है
ये हमारा अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण विष्णु धन अव। इसमें भी पहले पद में विष्णु को हम जैसा का वैसा लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो अ है ये हमारा बदल जाएगा अवग्रह चिन्ह में। अब पूर्व रूप संधि में ये तो हमें ध्यान में रखना ही है कि पहले पद में ए या ओ होना चाहिए और दूसरे पद में अ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही इसका जो अंतिम अक्षर होता है ये भी जनरली अ ही होता है। अगर यहाँ पर हलंत वाला अक्षर आ जाता है तो उसमें पूर्व रूप संधि नहीं होती। अब हलंत वाले अक्षर में भी पूर्व रूप संधि होगी। अब यहाँ पर अगर कोई मात्रा वाला शब्द आ जाता है, जैसे हम कॉपी लिख देंगे तो को के बाद में ओ तो है, अवग्रह चिन्ह भी है, लेकिन अंत में मात्रा है, इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी। इसके बाद आता है अयादि संधि। अभी तक हम पढ़ते थे पहले पद में अ या आ, लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा रहता है। अयादि संधि में पहले पद में ए ऐ ओ औ। तो ए और ऐ के साथ में अगर अ या यहाँ पर कोई भी असमान स्वर हो सकता है, तो कोई भी असमान स्वर अगर यहाँ पर आ जाता है तो ए और असमान स्वर मिलकर यहाँ पर बन जाएगा ऐ। ऐ के साथ में असमान स्वर मिलेगा तो बन जाएगा आय। अब हम उदाहरण देखेंगे। ने धन अनह। अब ने का मतलब न में ए की मात्रा, तो ए की मात्रा को जब हम निकाल देंगे तो ये न कैसा बचेगा? हमारा आधा। अब ये जो आधा न है तो ये ए और अ ये दोनों मिलाकर हमारा बन गया ऐ। तो अब ये जो न आधा रहेगा इसमें हम ये वाला अ मिला देंगे और यहाँ पर ये बनेगा ऐ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नयनः। तो अयादि संधि में और यण संधि में दोनों में य रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अयादि संधि में य के साथ कभी भी कोई भी आधा अक्षर नहीं होता और यण संधि में य के साथ हमेशा आधा अक्षर होता है। ये इन दोनों की अलग अलग पहचान होती है। यहाँ पर अगर हम हलंत ना भी लगाएं तो भी ये अव और आव ये ऐसा ही बनता है। अब दूसरा उदाहरण है ऐ के साथ में अ। अब ये हमारा है गई धन अकह। तो यहाँ पर ग में ऐ की मात्रा अर्थात ऐ और यहाँ पर ये अ। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? आय। अब ये जो ग में से जो हमने ये ऐ की मात्रा निकाली थी तो ग कैसा बचा? हमारा आधा। अब इस आधे में हम ये आ मिला देंगे तो ग में हो जाएगी आ की मात्रा और उसके बाद य और उसके बाद ये आगे का जो भी रहेगा वो हमारा लग जाएगा। तो ये अब ये क्या बन जाएगा? हमारा गाय का, अर्थात इसमें आय मिला हुआ है। अब ए ऐ के साथ में किया तो अय और आया ये दो ही चीजें होती हैं और ओ के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो उसका बनेगा अव। उदाहरण के लिए भो धन अति। भो अर्थात भ में ओ की मात्रा अर्थात ओ मिला हुआ है, तो हमारा भ कैसा बचेगा? अब आधा। तो इस आधे भ में हम ये अ मिला देंगे तो भ बन जाएगा हमारा पूरा। उसके बाद ये आएगा व और उसके बाद ये आएगा ती, तो ये हमारा बन जाएगा भवती। इसमें अगला उदाहरण है औ के साथ में हम अ जोड़ देंगे। तो औ के साथ में जब हम अ जोड़ देंगे तो दोनों को मिलाकर हमारा बनेगा आव। आव बनने का मतलब जो यहाँ पर जो भी अक्षर रहेगा उसमें आ की मात्रा आ जाएगी। इसमें से हमने औ निकाल दिया तो प बचेगा हमारा आधा और आधा बचने के बाद हम इसमें ये आ मिला देंगे तो ये हमारा प बन जाएगा पूरा और इसके बाद आ जाएगा हमारा आव का व और अंत में ये आ जाएगा कह। क्योंकि इसको और इसको मिला के हमने संधि बनाई है तो अब ये बचेगा तो ये हो जाएगा पावकः। तो अयादि संधि में हमें दो चीजें याद रखनी है। ए ऐ के साथ असमान स्वर आएगा तो ऐ और आय बनेगा और अगर ओ या औ के साथ यहाँ पर कोई भी असमान स्वर आएगा तो अव और आव बनेगा।